हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे हैं क्लास 9th का साइंस केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। और इससे पहले की वीडियो में हमने जान लिया है कि 19th सेंचुरी के बाद अब जो इंटेलेक्चुअल जो पीपल थे, जो स्कॉलर भी थे, उन्होंने ये फाइंड आउट कर लिया है, साइंटिस्ट ने ये फाइंड आउट कर लिया है कि मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एटम, उसके अंदर भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का पता लगा। हमने अपनी लास्ट वीडियो में देख लिया था कि किस तरीके से अलग अलग टाइम पीरियड पे सबसे पहले जे जे थॉमसन जो हैं, इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स का पता लगाया 1897 में। और ई गोल्डस्टीन ने कैनाल रेज का पता लगाया था, जो कि बाद में फिर पता चला कि यही कैनाल रेज जो है ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं। तो आप कह सकते हो कि गोल्डस्टीन ने ही एनोड रे एक्सपेरिमेंट करके, कैनाल रे एक्सपेरिमेंट करके प्रोटॉन्स का पता लगाया। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, इन दोनों की डिस्कवरी पहले हो चुकी थी 19th सेंचुरी में। लेकिन जो थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल है न्यूट्रॉन का पता लगाया था जेम्स चैडविक ने, जो कि बाद में 1932 में पता चला। अब देखिए, ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इनके क्या सिंबल होते हैं ये भी हमने पढ़ लिया था। इलेक्ट्रॉन्स को हम स्मॉल ई और माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ऐसे हम इसको इंडिकेट करते हैं। ऐसे प्रोटॉन को पी से और प्लस चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जबकि न्यूट्रॉन जो होते हैं उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो उनको स्मॉल एन और 0 डिग्री से डिनोट करते हैं। तो ये सारी बातें हमने अपने लास्ट वीडियो में देख ली थी। जब फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का, जब इन दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हो गई, तो अब क्वेश्चन ये था कि ये एटम के अंदर किस तरीके से व्यवस्थित होते हैं, अरेंज होते हैं। तो इसके लिए भी सबसे पहले जे थॉमसन ने अपना एक मॉडल बताया था, जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, एटम जो होता है वो स्फेरिकल शेप में होता है और वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, यानी कि पूरा जो एटम है वाटरमेलन की तरह, जैसे वाटरमेलन है। अब वाटरमेलन क्या होता है, पूरा लाल होता है, रेड कलर का होता है पूरा, ठीक है। तो उन्होंने बोला जैसे वाटरमेलन पूरा रेड कलर का है और बीच बीच में उसके सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, इसी प्रकार का जो है एटम भी होता है। ये जो शेल है, ये जो पूरा स्फेरिकल बॉडी है, ये पॉजिटिवली चार्ज होती है और इसके अंदर जो ये बीज के जैसे बीज होते हैं वाटरमेलन के अंदर, उस तरीके से ही इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एम्बेडेड होते हैं। यानी कि धसे हुए होते हैं। ये वाला मॉडल जो है वाटरमेलन कहो, या आपकी बुक में जैसे क्रिसमस पुडिंग का एग्जाम्पल दे रखा है, क्रिसमस पुडिंग, तो उन्होंने बताया कि जिस तरीके से जे थॉमसन ने क्रिसमस पुडिंग का एग्जाम्पल दिया था और वाटरमेलन को भी एग्जाम्पल दिया था, तो आपकी बुक में चूंकि क्रिसमस पुडिंग के बारे में, यानी क्रिसमस की केक दिया हुआ है, तो आपने, अगर कोई पूछता है तो आपने ये बताना कि जैसे क्रिसमस पुडिंग होती है, उसमें ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं। इसी प्रकार एटम जो होता है स्फेरिकल होता है और वो पूरा स्फेरिकल बॉडी, पूरी बॉडी पॉजिटिव चार्ज है और उसके अंदर कहीं कहीं पर जो है इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं। ये वाला इनिशियल स्टेज पर सबसे पहले मॉडल दिया जे थॉमसन ने, ठीक है। लेकिन इसके बाद और ज्यादा जिज्ञासा बढ़ी, क्योंकि ये जो साइंटिस्ट होते हैं, पढ़े लिखे जो लोग होते हैं बेटा, वो बहुत जिज्ञासु होते हैं। वो हमेशा
नई नई चीजों को डिस्कवर, खोज करना, पता लगाना कि ये चीज क्यों है, कैसे है, ये सब चीजें क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, ये लोग बड़े जिज्ञासु होते हैं। तो फिर यहां पर जे थॉमसन के इस मॉडल को ज्यादा लोगों ने शुरू में तो एक्सेप्ट ही किया, इनिशियल लेवल पे तो इसको एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि अभी तक किसी को ज्यादा पता नहीं था। उसके बाद एक और स्टडी हुई जो कि की रुदरफोर्ड ने। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक गोल्ड फॉइल, बहुत ही पतली सी जो है सोने की चद्दर, यानी कि गोल्ड फॉइल ली, बहुत ही थिन, बहुत ही पतले वाली, क्योंकि जो गोल्ड होता है बेटा, उसको गोल्ड जो होता है वो मेटल होता है, और गोल्ड को बहुत ज्यादा पतली चद्दर में जो है कन्वर्ट किया जा सकता है, वो मेलेबल होता है, तो उसको हम बहुत ही थिन चद्दर उसकी बनाई जा सकती है। इसलिए गोल्ड की चद्दर ली और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज होते हैं। हीलियम, हीलियम जो होती है ना, उसके ऊपर डबल चार्ज होता है प्लस, तो उसी को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। तो जब उस गोल्ड फॉइल के ऊपर ऐसा एक्सपेरिमेंट किया रदरफोर्ड ने कि जैसे एक ये गोल्ड फॉइल ले ली, तो गोल्ड फॉइल है तो उसके अंदर बहुत सारे एटम्स भी होंगे, क्योंकि कोई भी मैटर होता है बेटा एटम से मिलकर बना होता है। तो सपोज ऐसी गोल्ड फॉइल ली गई जिसके अंदर ऐसे एटम्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं, और इस गोल्ड फॉइल के एक तरफ से इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को जो है ऐसे इसके ऊपर बम्बार्डिंग कराया, यानी कि इसके ऊपर उसको छोड़ दिया, इसके ऊपर जो है अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग कराई। तो क्या हुआ, कुछ पार्टिकल्स तो आर पार निकल गए, लेकिन कुछ रेज जो थी अल्फा पार्टिकल्स की वो डिफ्लेक्ट होने लगी, वो ऐसे डिफ्लेक्ट होने लगी। तो अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जब वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो इट मींस, ये तो सबको पता था उस टाइम पे कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो जब अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो रदरफोर्ड ने ये फाइंड आउट करके बताया कि जो मेटल्स होते हैं या नॉन मेटल्स होते हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं, वो एटम से मिलकर बने हुए हैं, और एटम के अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज होता है, और वो जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, ये सपोज ये एटम है, तो वो होता है सेंटर के अंदर, यानी कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। तो ये न्यूक्लियस होता है, ये किसने बताया, ये किसने डिस्कवर किया? ये डिस्कवर किया रुदरफोर्ड ने। रुदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में दिया हुआ है, तो आप उसको स्टडी कर लेना। जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग की, तो जो पार्टिकल्स न्यूक्लियस में टकरा रहे थे वो डिफ्लेक्ट हो रहे थे अदर डायरेक्शन में। इसका मतलब रदरफोर्ड ने ये बताया कि जो एटम होता है उसके सेंटर में होता है पॉजिटिव चार्ज, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। तो देखिए, जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये बात बताई रुदरफोर्ड ने। और दो बातें पता चल गई कि भाई एटम के अंदर एक होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन। दूसरा, रदरफोर्ड ने यह भी बताया कि ये जो न्यूक्लियस होता है ना, ये बहुत छोटा होता है कंपैरेटिवली, जो एटम का साइज है उसके कंपैरिजन में जो न्यूक्लियस होता है बहुत छोटा होता है। और तीसरी बात उन्होंने क्या बताई कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, न्यूक्लियस के बाहर अरेंज होते हैं, और वो पर्टिकुलर ऑर्बिट्स के अंदर होते हैं। तो ये तीन चार बातें रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के बाद बताई। नंबर वन, न्यूक्लियस कहां होता है? सेंटर में न्यूक्लियस होता है। दूसरी बात, न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है। तीसरी बात, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस में नहीं होते, न्यूक्लियस के बाहर होते हैं, और वो पर्टिकुलर ऑर्बिट्स के अंदर जो है रिवॉल्व करते हैं, के अंदर होते हैं, ऑर्बिट्स के अंदर जो है वो इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो ये बातें किसने बताई? ये बातें बताई रदरफोर्ड ने। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमें क्या क्या पता चल चुका है, क्या डिस्कवर हो चुका है? तो फ्रेंड्स, हमें पता चल चुका है कि जो एटम होता है वो स्फेरिकल शेप में होता है, प्लस उसके सेंटर में एक न्यूक्लियस पाया जाता है, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। न्यूक्लियस जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट्स के अंदर, अलग अलग ऑर्बिट्स के अंदर
इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ये सारी बातें पता चल गई, क्योंकि अभी तक जब रुदरफोर्ड ने ये वाला मॉडल दिया, ये वाला मॉडल किसने दिया? रुदरफोर्ड ने। इस टाइम तक न्यूट्रॉन की खोज अभी नहीं हुई थी, तो सारा फोकस किस चीज पे था? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी चल रही थी, रिसर्च हो रहा था। लेकिन जब 1932 में जेम्स चैडविक ने जब न्यूट्रॉन की खोज कर दी, तो फिर और ज्यादा स्टडी किया गया इस चीज को। अब रुदरफोर्ड ने देखो ये तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है बाहर ऑर्बिट में होते हैं और वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, लेकिन रुदरफोर्ड भी ये बात नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि जब ये रिवॉल्व कर रहे हैं तो किसी भी चीज को रिवॉल्यूशन करने के लिए एनर्जी रिलीज होती है, रेडिएशन रिलीज होती है। तो कुछ समय के बाद जब कोई इलेक्ट्रॉन बहुत जोर से रिवॉल्व कर रहा है तो धीरे धीरे करके उसकी एनर्जी डाउन होने लगेगी। जैसे बैटरी है, बैटरी को आपने किसी भी टॉय के अंदर बैटरी लगा दी, कुछ समय के बाद जब उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी तो वो धीरे धीरे डाउन हो जाएगा, और डाउन होने के बाद क्या होगा? जो रिवॉल्व कर रही है जो चीज, वो उसकी एनर्जी लॉस्ट होने के बाद में वो न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा, क्योंकि जो प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन बहुत तेज घूम रहा है तो वो प्रोटॉन्स की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत स्पीड से घूम रहा है। लेकिन जैसे ही वो रिवॉल्यूशन बंद करेगा, आप जब किसी स्विमिंग पूल में तैरते हैं, जब तक आप तैर रहे होते हैं आपके अंदर एनर्जी है, आप तैर रहे हैं, तब तक तो आप ऊपर हैं, फ्लोट कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी तो क्या होगा? आप सिंक करने लगेंगे। तो रदरफोर्ड से तब ये बात पूछी गई कि अगर ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, जब एनर्जी डाउन हो जाएगी तो क्या ये इलेक्ट्रॉन जो है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इसको अपनी तरफ खींच लेगा, तो खींचने के कारण क्या होगा? क्या ये इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस में चला जाएगा? अब ये वाली बात रुदरफोर्ड कंफ्यूज हो गया और रदरफोर्ड इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, एक मॉडल तो ये वाला था, क्रिसमस पुडिंग वाला, जो जे थॉमसन ने दिया। उससे तो बेहतर है ये, कुछ ना कुछ हम इवॉल्व कर रहे हैं, नई नई चीजें पता चल रही हैं। तो चलो, ये वाला मॉडल किसने दिया? रुदरफोर्ड ने। अब रुदरफोर्ड के बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट और आज तक जो मान्य है, आज भी लोग उसको फॉलो करते हैं, सबसे बेहतर जो मॉडर्न जो मॉडल है एटम का, स्ट्रक्चर जो बताया एटम का, वो स्ट्रक्चर बनाया नील बोहर ने। किसने बनाया? नील बोहर ने। चलो यहां बना देते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनाया या मॉडल जो दिया, वो दिया नील बोहर ने। सबसे बेहतर है नील बोहर का, जो कि आज मॉडर्न टाइम में हम लोग उसको मानते हैं, फॉलो करते हैं। उसने क्या बताया नील बोहर ने? नील बोहर ने बहुत सारी बातों को क्लियर कर दिया। नील बोहर ने एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि देखिए, एटम स्फेरिकल होता है, सही बात है, और उसका एक न्यूक्लियस होता है, यह भी सही बात है। न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, यह भी सही बात है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, प्लस उन्होंने और क्या बताया? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं। तो एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। जो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, उनमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां पाए जाते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। प्लस जो न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट होती है ना, ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एक डिफाइंड नंबर में जो है, अलग अलग सेल्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जैसे उन्होंने बताया कि पहले सेल के अंदर पहली सेल जो होती है छोटी होती है, तो फर्स्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। उसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड सेल होती है, उसके अंदर होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट थर्ड जो सेल होती है, उसके अंदर होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन, और जो लास्ट ऑर्बिट होती है, उसके अंदर होते हैं
32 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से, मतलब लास्ट नहीं कह रहा हूं मैं, मतलब मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से पहली सेल में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18 और फोर्थ में 32। इस तरीके से फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल और फोर्थ सेल या फिफ्थ सेल, इनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, यह भी किसने बताया? नील बोहर ने बताया। यह नंबर कैसे पता चलता है, उसका फॉर्मूला भी किसने दिया? नील बोहर ने दिया। तो क्या फॉर्मूला दिया उन्होंने बताया कि अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता लगाना है किसी भी ऑर्बिट का, तो उसका एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला उन्होंने दिया, दैट इज 2n²। इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं कि कौन सी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यह फॉर्मूला भी किसने दिया? नील बोहर ने। अभी इस फॉर्मूले का यूज करके एक बार जरा देखते हैं कि क्या नील बोहर ने जो ये बताया है, क्या यह चीज बिल्कुल ठीक है। एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं। सपोज आपको पता करना है कि किसी एटम की फोर्थ सेल के अंदर या थर्ड सेल के अंदर, हम थर्ड सेल को लेते हैं, किसी एटम की थर्ड ऑर्बिट, देखिए इसको हम सेल भी बोलते हैं और ऑर्बिट्स भी बोलते हैं। तो चलिए इस फॉर्मूले को यूज करते हैं 2n² को, और पता लगाते हैं कि कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स संख्या कैसे पता चलती है। तो फॉर्मूला है 2n²। अब देखिए n मतलब क्या होता है? n का मतलब कौन से नंबर की सेल है, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल, ठीक है। तो मान लो हमने फोर्थ सेल के बारे में पता लगाना है, यानी n हमारी कौन सी है? फोर्थ है। तो n की जगह हम 4 रख देंगे। तो देखो 2 मल्टीप्लाई 4², तो कितना होगा इसका? सोल्व कीजिए। 2 मल्टीप्लाई 4 से कितना होता है? 16। तो जो 16 2 32। तो देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए फोर्थ सेल में? 32। ये देखिए 32 लिखा हुआ है। ऐसे ही इस फॉर्मूले का यूज करके नील बोहर ने हमें बताया, और इसको हमें इजी कर दिया हमारे लिए ये फॉर्मूला देकर के, अगर आप किसी भी सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप ये फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। जैसे एक और देख लेते हैं। मान लो आप पता लगाना चाहते हो कि इसी फॉर्मूले से कि थर्ड सेल में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 मल्टीप्लाई 3, थर्ड सेल में पता करें तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, तो इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 3 कितना होता है? 9 इज इक्वल टू 18। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे थर्ड सेल में? तो 1 2, थर्ड सेल में 18, यहां पे भी 18 दिया हुआ है। तो इस तरह से जो न्यूक्लियस होता है ना, उसमें ऑर्बिट्स होती हैं। अच्छा, इन ऑर्बिट्स को भी नाम दिया गया है, नंबर दिया गया है। पहली ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे ऑर्बिट है ना। तो ऑर्बिट्स को नाम दिया गया है अल्फाबेट से। पहले सेल को के से डिनोट करते हैं, दूसरी को एल से, थर्ड को एम से। तो देखिए ये बात भी किसने, ये मॉडल भी किसने प्रिपेयर किया था? ये सारी बातें किसने बताई? नील बोहर ने। तो हमें अभी तक एटम के बारे में बहुत सारी जानकारी हो चुकी है, और अब हम एटम को अच्छी तरीके से स्टडी कर चुके हैं। हमें सारी बातें पता चल चुकी हैं। क्या बातें पता चल चुकी हैं? हमें पता चल गया है कि एक जो एटम होता है वो स्फेरिकल होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर 2 चीजें होती हैं, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ओके, इसके अलावा जो ऑर्बिट्स होती हैं, न्यूक्लियस के बाहर जो बहुत सारी ऑर्बिट्स हैं, इन ऑर्बिट्स के अंदर क्या होता है? ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। और हमें यह भी पता चल गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अलग अलग ऑर्बिट्स में अलग अलग संख्या में पाए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग तरीके से। तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हम कैसे पता चला सकते हैं? तो 2n² फॉर्मूले से पता चलता है। और ये 2n² फॉर्मूला यूज करके हमें पता चल गया है कि फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल और फोर्थ सेल, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इस फॉर्मूला का यूज करके पता चल गया हमें। पहले में होती है 2, दूसरे में होते हैं 8, फिर होते हैं 18, फोर्थ में होते हैं 32। यह हमें इस फॉर्मूले से पता चल गया। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को मैं यहां से हटा देता हूं। अब देखिए एक बात और बता देता हूं कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो ऑर्बिट है, इनको हम किन नामों से जानते हैं? हम इनको लेटर्स से, अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट सेल को के,
सेकंड L, फिर M, फिर N, KLMN। आपके इस चैप्टर में सिर्फ 4 ऑर्बिट तक की ही स्टडी दी हुई है, बाकी आप सीनियर क्लास में जब 11th क्लास में जाएंगे तो इससे आगे की सेल्स के बारे में आप स्टडी करेंगे, वो थोड़ा सा और ज्यादा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ वहां पे, ठीक है। फिर वहां आप स्टडी करेंगे एक मेन सेल क्या होती है, फिर सब सेल क्या होती है, तो अभी हमने वो चीज स्टडी नहीं करनी। तो हमने 4 ऑर्बिट्स तक की स्टडी हमारे चैप्टर में दी हुई है, तो वहीं तक हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए एटम जो होता है उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है KLMN ऐसे करके अलग अलग ऑर्बिट्स में 2, 8, 18, 32 की संख्या में होते हैं। ये सब बात नील बोहर, दिस मॉडल was given by Neil Bohr, that's why it is called Bohr's model. This is Bohr's model. तो फ्रेंड्स अभी तक हमने ये सारी चीजें जान ली है कि भाई एटम की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ठीक है। हमारे चैप्टर का नाम क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो हमने एटम के स्ट्रक्चर को जान लिया है कि एटम का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज और जो कि रदरफोर्ड जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, वो नील बोहर ने की। उन्होंने बोला कि ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं और वो अपनी एनर्जी को कभी लूज नहीं करते, तो वो हमेशा ऐसे ही घूमते रहेंगे, वो कभी अपनी एनर्जी को लूज ना गेन करते हैं ना लूज करते हैं। ओके, तो जो उनकी एनर्जी जिस स्पीड से वो लोग रिवॉल्व कर रहे होते हैं हमेशा उसी स्पीड से रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि उनकी एनर्जी डाउन हो जाएगी, वो न्यूक्लियस में चले जाएंगे, प्रोटॉन्स के पास चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो अपनी निश्चित ऑर्बिट्स के अंदर ही, डिफाइंड ऑर्बिट्स के अंदर ही रिवॉल्व करते रहेंगे। ये वाली आउटर ऑर्बिट में जितने होंगे वो आउटर में रिवॉल्व कर रहे हैं, सेकंड में है तो सेकंड में रिवॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट में तो फर्स्ट में रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, और इनके एनर्जी लेवल डाउन नहीं होता है। तो फ्रेंड्स ये वाला जो फॉर्मूला है 2n², इससे हमें पता चल गया कि हमारी सेल्स और ऑर्बिट्स के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का। अब इसी फॉर्मूले का यूज करके हम किस तरीके से स्ट्रक्चर बना सकते हैं किसी एटम की, इस तरह की स्ट्रक्चर हम कैसे बना सकते हैं, और इस तरह से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, किसी भी एटम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग सेल्स के अंदर कैसे पता चलाएंगे, इसको बोलते हैं, फिर इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। पहली सेल में 2 होंगे, दूसरे में 8 होंगे, तीसरी में 18, 32, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन फ्रेंड्स सभी एटम्स के अंदर अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन होते हैं। तो अलग अलग एटम्स के अंदर जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग है तो फिर इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी अलग अलग होगा। तो इस तरह से किसी भी एटम का अगर मैं आपको इलेक्ट्रॉन नंबर दे दूं कि भाई किसी एटम के अंदर कोई एक्स एटम है, उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 है, और फिर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसका पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तीसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इस तरीके से बताना, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बताना, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें से क्वेश्चन बनता है, ये एक टॉपिक दिया हुआ आपकी बुक में कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए अभी समझते हैं एक दो एग्जांपल लेकर के कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है और कैसे हम लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सपोज कि कोई एटम है X, देयर इज एन एटम, मैंने आपको बोला कि एक एटम है X और इसका इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो है 11। कितने हैं, 11। आपको पता चल गया भाई X एटम है, इस X एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन 11 है। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप इसकी इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन बताइए, इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन बताइए। ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे बताते हैं भाई, कॉन्फ़िगरेशन बताने का मतलब आपको ये बताना है कि इसकी K सेल में, L सेल में, M सेल में और N सेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इसकी टोटल कितनी शेल होंगी। सबकी 4 सेल नहीं होती, किसी की 2 सेल होती है, किसी की 1 सेल होती है। जैसे हीलियम है, सॉरी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन नंबर होता है वो होता है 1। हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है।
तो अगर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके एटम का क्या मॉडल बनेगा, क्या स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये तो हो गया न्यूक्लियस, पहले तो आपने न्यूक्लियस को ड्रॉ किया, उसके बाद फिर एक सेल बनाइए आप सिर्फ, क्योंकि पहली सेल जो होती है बेटा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन को रखने की कैपेसिटी तो होती है, जबकि हाइड्रोजन पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एक ही ऑर्बिट के अंदर आ जाएगा, दूसरी ऑर्बिट उसके पास है ही नहीं, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो पहली सेल में आ गया, दूसरी सेल की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये क्या हुआ, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर आपसे कोई बोलता है कि हाइड्रोजन जो एटम है उसका स्ट्रक्चर बनाइए, तो आप इस तरीके से बनाएंगे, आपने यहां पे P+1 एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो न्यूक्लियस में तो आप प्रोटॉन को दिखा देंगे और इलेक्ट्रॉन को एक सेल बना करके बाहर ऐसे इसको डिनोट कर देंगे। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो बेटा, हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब इसकी तो एक ही ऑर्बिट है, और पहली ऑर्बिट क्या होती है, K, तो हाइड्रोजन का सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी सिर्फ एक ही सेल है, पहली वाली सेल जिसको हम बोलते हैं K, और उसमें कितने नंबर हैं इलेक्ट्रॉन्स के, 1। तो मैंने हाइड्रोजन का ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया यहाँ पे। अब हम कर रहे हैं ये वाला, इसको भी देखते हैं इसका कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकलेगा। तो देखिए यहां पर हमारे पास एक, ये हटा देता हूं मैं ताकि आराम से हमें स्पेस मिल जाए। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना भैया एक ऐसे एटम का जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 11 है, तो टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या पहली एक सेल ऐसे अगर मैं बना दूं कि मैंने पहली सेल में बना दिया, पहली में मैंने लिख दिया 11, क्या ये सही है, जी नहीं, सही नहीं है। क्यों, क्योंकि नील बोहर ने हमें बताया है, पहली सेल में, पहले यहां पे लिख देता हूं, पहली सेल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दूसरी सेल में ज्यादा से ज्यादा कितने आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी सेल में ज्यादा से ज्यादा 18, और चौथी सेल में ज्यादा से ज्यादा 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, तो जिसका इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 11 है, पहली सेल में तो मैंने रख दिया, ये लो जी, मैंने पहली सेल में रख दिए 2, 11 में से 2 चले गए, 2 तो पहली सेल में आ गए ना, अब कितने बच गए, 9 और बच गए, 9 और बच गए। दूसरी सेल में कितने आ सकते हैं, 2 तो इसमें आएंगे, वो इसमें आ चुके हैं। पहले घर में कौन आ गया, ये 2 आ गए पहले घर में, पहली सेल में। अब बाकी को घर चाहिए, 9 इलेक्ट्रॉन जो बच गए इनको घर चाहिए, तो इनमें से दूसरे घर में जब गए तो दूसरे घर में 8 लोग इसमें आ गए, लेकिन इसकी कैपेसिटी सिर्फ 8 लोगों को ही एकोमोडेट करने की थी। अब बच गया एक, 8 में 8 इसमें आ गए, तो एक बच गया ना 9 में से, अब उसको तीसरे घर में ले जाया जाएगा, और यहां पर देखा कि यहां तो 18 लोग आ सकते हैं, भाई तुम अकेले अब यहां पे रहो। तो देखो बेटा, मैक्सिमम कैपेसिटी पहली सेल की 2 होती है, दूसरी की 8 होती है, उसके बाद जो भी नंबर बच जाएगा वो तीसरे घर में जाएगा, यानी तीसरी सेल में जाएगा, और अगर उसके बाद भी कुछ बच गया तो फिर उसको चौथे घर में जाना होगा, यानी 4th सेल में जाना होगा। तो इस तरीके से जो हम ये लिख दिया मैंने इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, कि पहली सेल में 2, दूसरी में 8, और बाकी बच गया तीसरी सेल में, तो कितनी सेल हो गई, KLM। तो ये जो एटम था X, इसमें कितनी ऑर्बिट्स हैं, 1 2 3 ऑर्बिट्स हैं। तो हमें अगर इलेक्ट्रॉन नंबर पता हो तो इलेक्ट्रॉन नंबर से हम 2 चीजें पता लगा सकते हैं। नंबर 1 तो ये कि भाई कितनी सेल, कितने घर चाहिए होंगे इसको, अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स को घर देना है इसको, तो घर देने के लिए कितने घर चाहिए होंगे, कितने मकान चाहिए होंगे, तो 1 2 3 चाहिए इसको। क्यों, क्योंकि पहला जो घर होता है वो छोटा होता है, उसमें 2 से ज्यादा लोग नहीं आ सकते, तो चलो ठीक है भैया। उसके बाद जो दूसरा घर है वो थोड़ा सा बड़ा है, उसमें 8 ही लोग आ सकते हैं, तो 8 इसमें आ गए। चौथा घर उससे बड़ा है, तो जो बाकी बचे हुए लोग हैं वो तीसरे घर में आएंगे, और जो उससे बाकी बच गए तो वो चौथे घर में आएंगे। इस तरीके से इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन लिखना, बताना कि भाई कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं अलग अलग सेल्स के अंदर। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इससे बड़ा थोड़ा सा। मान लो एक Y एटम है, ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, मान लो इसके पास है 19 इलेक्ट्रॉन्स है,
इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 19। तो देखो बेटा पहले में तो 8 आ गए, इसका भी ऐसे लिखा जाएगा। फर्स्ट में तो कितने आ गए? फर्स्ट में 2 आ गए। फर्स्ट में कितने आ गए? 2। तो जब 2 इसमें आ गए तो कितने बच गए? 17 बच गए। अब इनको अगले घर में ले जाया गया 17 को। 17 में से 8 इसमें आ गए, तो जब इसमें से 8 आ गए तो घटा दो, कितने बच गए? 9 बच गए। अब 9 को फिर नेक्स्ट घर में ले जाया गया, तो नेक्स्ट घर में जब ले जाया गया तो यहां पर जो है 9 लोग बच गया। अब ये 9 में से यहां पर मैंने बताया 18। देखो बेटा एक और चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, ये आप जब सीनियर क्लास में जाएंगे तो आपको ज्यादा एक्सप्लेन किया जाएगा वहां पे, लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं, 8 से ज्यादा, देखो अगर 8 से ज्यादा किसी घर में लोग रहते हैं तो फिर उनको सेपरेट सेपरेट कमरे देने होंगे, क्योंकि सेपरेट मीन्स अलग अलग फ्लोर देने होंगे, अलग फ्लोर बनाने पड़ेंगे उनके लिए। तो देखो 8 से ज्यादा अगर बच गए हैं इलेक्ट्रॉन्स तो फिर उसी घर में ऊपर भी एक फ्लोर बनाना होगा। अब 2 फ्लोर बनाने पड़ेंगे उसी घर में, कैपेसिटी है अभी सेकंड फ्लोर बनाने की। तो क्या करना पड़ेगा, 8 को तो यहां पर रख दिया जाएगा, ठीक है, और एक और जो नेक्स्ट बच जाएगा उसको नेक्स्ट फ्लोर पे। देखो ऐसा होता है एक्चुअली, मैं अब आपको यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं, आप एक चीज ध्यान रखना कि वैसे तो इनकी जो संख्या होती है ना वो होती है 2, 8, 18 और 32, ये कैपेसिटी होती है। लेकिन हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना तो उसमें हम ऑर्बिट के अंदर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को डिस्प्ले नहीं करते। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 8 से ज्यादा डिस्प्ले नहीं करते, तो इसमें आप 8 से ज्यादा नहीं दिखाएंगे। तो आप कैसे करेंगे 19 नंबर को कंप्लीट कैसे करेंगे? 2, 8 और फिर नेक्स्ट में भी 8। 8 से ज्यादा कैपेसिटी वाला आप घर नहीं लेंगे, ठीक है। बाकी चीजें में आप 11th में सीखेंगे बेटा, क्यों नहीं लेते क्या नहीं लेते। अभी आप इतना समझ जाओ कि 2, 8, 8, 8 से मैक्सिमम नहीं लेना है किसी भी सेल के अंदर, किसी भी ऑर्बिट के अंदर, ठीक है। तो 2, 8, 8 कितने हो गए? 18 हो गए। अब एक बच गया, तो एक किस में चला जाएगा? अब वो नेक्स्ट सेल में चला जाएगा। तो 2, 8, 8, 1। अगर किसी का 19 इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर की संख्या इलेक्ट्रॉन्स की अगर 19 है तो 2, 8, 8, 1, ये इस तरीके से मैंने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया इलेक्ट्रॉन को, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इससे हमें 2 चीजें पता चल गई ना कि 4 सेल, कितनी सेल इसके अंदर, इस वाले एटम ने कितनी सेल को कवर किया, कितनी सेल होंगे इसमें, नंबर ऑफ सेल कितने होंगे? 4 होंगे, 1, 2, 3, 4। तो इसकी 4 ऑर्बिट्स बनेगी, ठीक है। कैसे बनेगी? अब अगर देखो ये तो होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली बात, ये तो हमने लिख दिया। ऐसे लिखने को बोलते हैं, ऐसे नंबर बताने को तो अगर तुम लिख दोगे तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अगर वो कोई बोले आपसे, ये पूछे कि भाई चलो ठीक है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने बता दी, अब इसके हिसाब से आप स्ट्रक्चर बनाइए इसी एटम की जिसके 19 इलेक्ट्रॉन है। तो कैसे बनाओगे? सबसे पहले न्यूक्लियस बना दोगे आप, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट ऑर्बिट में आप क्या करोगे? आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे दिखा दिए। उसके बाद एक और सेल बनाइए, सेकंड सेल में कितने? 8 हैं। तो आप ऐसे करके या तो ऐसे दिखा दो माइनस चार्ज करके, अलग अलग तरीके होते हैं दिखाने के। चलो ऐसे माइनस का चार्ज करके दिखाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब नेक्स्ट में भी एक और सेल है, तो एक सेल और बनाइए। इसके अंदर भी कितने हैं? इसके अंदर भी 8 है, तो ऐसे कर दीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एक और सेल है, देखो ये तो है K, L, M, एक सेल और बनानी पड़ेगी N। तो चलिए ये हमने एक N सेल और बना दी, इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हमने एक दिखा दिया। तो इस तरीके से ये क्या हो गया? इसको बोलेंगे स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ वाई का ये तो स्ट्रक्चर ऑफ वाई। तो हमने क्या बना दिया? इस वाई एटम का स्ट्रक्चर बना दिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से आप जो है इलेक्ट्रॉन्स की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं, प्लस नंबर ऑफ सेल्स का पता चल सकता है, कितनी किसी भी एटम की कितनी सेल होंगी, नंबर ऑफ सेल्स 2 होंगी, 3 होंगी, 4 होंगी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से आप जो है एटम का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही काफी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके चैप्टर में दी हुई हैं, इलेक्ट्रॉन से संबंधित और प्रोटॉन से संबंधित और न्यूट्रॉन से संबंधित। जैसे हम पढ़ेंगे भाई
एटॉमिक नंबर क्या होता है। देखो बेटा, किसी भी एटम के अंदर जो एटॉमिक नंबर होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ही होती है। और वो इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम के अंदर, उतने ही उसके अंदर प्रोटॉन भी होते हैं। यानी कि अगर मैं आपको बोल दूं कि किसी एक्स एटम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 11 एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, 11। और मैंने आपको बताया कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। तो फिर आप इसी से बता सकते हो कि इसका मतलब इस एटम का जो प्रोटॉन की संख्या है वो भी है 11। यानी कि एटॉमिक नंबर के पता होने से आपको इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी पता चल गई, प्रोटॉन्स की संख्या भी पता चल गई। ठीक है, यानी कितने नेगेटिव चार्ज हैं, कितने पॉजिटिव चार्ज हैं, दो चीजें आपको, कितनी सारी बातें पता चल गई है ना एटॉमिक नंबर से। तो ये हम पढ़ेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। फिर एक होता है एटॉमिक मास नंबर। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने एटॉमिक मास को पढ़ा था कि किसी भी एटम का मास, रिलेटिव मास कैसे निकालते हैं, एब्सोल्यूट मास क्या होता है, रिलेटिव मास कैसे निकाला था हमने 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 का, वो वाला जो तराजू वाला जो हमने बैलेंस वाला जो देखा था कि भाई एक चीज को रख करके एक पलड़े में दूसरी चीज को जो तोलते हैं इसको रिलेटिव मास। तो हमने एटॉमिक मास को पढ़ा था, लेकिन इस चैप्टर में हम एटॉमिक मास नंबर को पढ़ेंगे। एटॉमिक मास नंबर को पढ़ेंगे। एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या को बोलते हैं। ये वाली बातें पढ़ने के बाद में फिर और जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो हम पढ़ेंगे कि वैलेंसी क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, ठीक है, और वैलेंसी क्या होती है और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।